नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 13 है विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम जान चुके हैं और 3 के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब चौथा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह, है ना। विराम चिन्ह हमें अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए या लिखी हुई बात को सही ढंग से समझने के लिए, सही ढंग से पढ़ने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इनके अभाव में बात स्पष्ट नहीं हो पाती है या समझने में दिक्कत आती है। ठीक है। अब है प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय और व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्ठक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई प्रश्न करते हैं या कोई प्रश्न पूछता है या प्रश्न सूचक बात होती है तो उस वाक्य के अंत में या उन शब्दों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है जो इस कोष्ठक में बता रखा है। प्रश्न सूचक चिन्ह हर चिन्ह को कोष्ठक में बताया हुआ है। और कभी कभी संदेह, अनिश्चय या व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में कभी कभी हम कोई शब्द, एक शब्द या दो शब्द ऐसे पूछते हैं जिसमें संदेह व्यक्त हो रहा हो या अनिश्चय व्यक्त हो रहा हो या व्यंग्य हो, तो उस स्थिति में एक दो शब्दों के बाद ही कोष्ठक में प्रश्न चिन्ह लगा करके बात को वहीं खत्म कर दिया जाता है। जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ या ना में जवाब है सामने वाले का या क्या बात है ना। तो एक तो प्रश्न की स्थिति में कब, क्या, कौन, कहाँ, जब ऐसा किसी वाक्य में होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। या कभी किसी बात को लेकर संदेह की स्थिति में या अनिश्चय की स्थिति में या व्यंग्य किया जा रहा हो, है ना, तो इस चिन्ह को कोष्ठक में लिख करके दो शब्दों के बाद में या दो तीन शब्दों के बाद में जब भी ऐसी स्थितियाँ, ऐसे भाव होते हैं तब। ठीक है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तुम कब आओगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह, और कोष्ठक में इसका चिन्ह भी लिखा हुआ है। खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी लगी हुई है। खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप, इस वाक्य में ये सारे भाव लिखे गए हैं, हम इन्हें पढ़ रहे हैं। अगर ये कोमा जो अल्प विराम है, तीसरे नंबर पे आपने जो चिन्ह पढ़ा है अल्प विराम, अगर ये अल्प विराम न लगा होता तो हम कैसे पढ़ते इसको। खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता। अगर हम ऐसे पढ़ते तो क्या वो सचमुच हमारा वचन सही होता या हमें कुछ समझ में आ रहा होता। तो इससे ये अल्प विराम लगाने से हम एक एक शब्द की बात, क्योंकि समान भाव वाले शब्द में, चाहे तो समान नाम हो, समान भाव वाले शब्द हो, समान देशों के नाम हो, किसी भी चीज़ के 3, 4 या 8, 10 नामों की आवृत्ति हो रही हो, तो हमें इसमें बीच में अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। तो इससे अल्प विराम का प्रयोग आप इसमें समझिए इस वाक्य में। तो विस्मय सूचक चिन्ह जब ऐसे भावों को व्यक्त करने वाला कोई वाक्य होता है तब इस चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधन मैंने किसी को पुकारने के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तेजी से पुकारते हैं, आवाज़ लगाते हैं, या किसी को सामने ही नाम से बुलाते हैं, उसके बाद भी चिन्ह लगाया जाता है, मतलब संवाद और बातचीत की स्थिति में। अब उदाहरण देखिए, जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, खुशी का भाव है यहाँ, तो वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह है। अरे तुम आ गए, आश्चर्य का भाव है, अरे तुम आ गए, ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ दुख का भाव व्यक्त हुआ। तो इन सभी भावनाओं को व्यक्त करते समय ये विस्मय बोधक चिन्ह प्रयुक्त होता है ना। इन भाव सूचक शब्दों के बाद में, जैसे वाह, अरे, ओह, और फिर वाक्य में भी वो बात है। ठीक है। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बना हुआ कोष्ठक में। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। तो इस प्रकार योजक चिन्ह का, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, तो इस चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य में, युग्म शब्द दो शब्द होते हैं जो जोड़े से ही आते हैं, है ना। भाव विपरीत भाव के शब्द होते हैं, सुख दुख, राम सीता, दाल रोटी या दाल बाटी आदि ऐसे शब्द जो विपरीत भाव के शब्द होते हैं वह युग्म रूप में आते हैं, उनके मध्य में ये चिन्ह लगता है। या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए, अभी उदाहरण में बताया जाएगा,
तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीला सा, तो इन दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने वाली बात है कि भाई उसका चेहरा तो बड़ा पीला सा पड़ा हुआ था, है ना, पीला सा। तो ये थोड़ी सी उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। अगला है खेलते खेलते, शब्द को दोहराने वाली स्थिति में, खेलते खेलते, बार बार, जैसे तुम खेलते खेलते ये क्या करने लग गए, या बार बार क्यों चीख रहे हो, है ना, तो इसमें भी युग्म शब्द का प्रयोग होता है। सुख दुख, ये युग्म शब्द है, युग्म शब्द है, तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अब उदाहरण देखिए, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। और बार बार तुम क्यों चिल्ला रहे हो या चीख रहे हो, खेलते खेलते तुमने ये क्या कर दिया। तो ऐसे शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। अगला है निर्देशक चिन्ह। किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई निर्देश दिया जाता है या सूचना देने वाले वाक्य के बाद में, या किसी कथन को उद्धृत करते समय किसी के वाक्य को हम उद्धृत करते हैं, तभी निर्देशक चिन्ह, जैसे गांधी जी ने कहा, फिर इस चिन्ह का प्रयोग करके गांधी जी ने क्या कहा उस वाक्य को हम उद्धृत कर देते हैं, उदाहरण देते हैं। किसी का नाम लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, फिर इनके नाम बता रहे हैं कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि, है ना। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इससे निर्देश चिन्ह का या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कोमास बने हुए हैं, है ना, इनको इन्वर्टेड कोमा या उद्धरण चिन्ह ही बोलते हैं। आदत में आपके उद्धरण इन्वर्टेड कोमा होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये दो तरह की होती है, सिंगल एक एक इकहरा, और ऐसी जो दो दो इस कोष्ठक में दी हुई है। तो किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के कहे हुए कथन को, जैसे हम किसी महापुरुष के किसी कथन को दोहराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस कथन को कहते हैं, तो पहले तो निर्देशक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, और उसके बाद उद्धरण चिन्ह, उसी के बाद उद्धरण चिन्ह, जिसमें दो चिन्ह ना, दो आगे हैं दो बाद में हैं, तो वो जो आगे हैं दो, उनको लगाया जाता है और बात कही जाती है, पूरी वाक्य कहा जाता है। जैसे सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, तो पहले ये उद्धरण चिन्ह दो जो कोमा की तरह लगे हुए हैं उल्टे, है ना, और उसके बाद वाक्य खत्म होने के बाद खड़ी पाई और फिर वो दो चिन्ह लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से निर्देशक चिन्ह, खड़ी पाई और ये उद्धरण चिन्ह, इन तीन चिन्हों का प्रयोग उस एक वाक्य के अंदर हो जाता है। तो और किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो, किसी रचना, कोई कहानी, कविता, निबंध, उसके अंश को, कोई पंक्ति को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है, तब भी ये चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। और कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे मतलब एक एक, और दोहरे, ऐसे दोहरे दोहरे। तो इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कोई पारिभाषिक शब्द जिसके बारे में बातचीत की जा रही है बार बार, या उस गद्यांश में या पद्यांश में वह शब्द रिपीट हो रहा है ना, जिसके बारे में बात करें, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, ग्रंथ का नाम हो या उपनाम हो, इनके साथ इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दोहरे चिन्ह का बता ही दिया, उद्धरण या किसी के अंश को प्रस्तुत करते हैं, या कोई किसी का कथन कहना हो तब। जबकि किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गोदान के बारे में बता रहे हैं कि यह प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इस गोदान शब्द को हमने इकहरी कोमा में बंद कर दिया। और फिर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, शब्द दो है लेकिन एक वाक्य हो गया ना अपने आप में, तो इसको हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिख दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। संज्ञा की परिभाषा लिख रहे हैं, सर्वनाम या किसी भी व्याकरणिक शब्द की परिभाषा लिख रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, बात की जा रही है, एक पैराग्राफ लिखा गया, तो वह शब्द जब जब आएगा उसी शब्द के बारे में शब्द के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, है ना। किसी भी टॉपिक को दिया है, आपको कोई शब्द दिया है, उस पर 10 लाइन लिखने के लिए कहा है, तो आपको वो शब्द जब जब लिखेंगे, जैसे स्वतंत्रता, समाज या साहित्य, इस पर आप एक पैराग्राफ लिखिए, तो उस शब्द को जब जब भी आप लिखेंगे तब इस इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इससे आपके विराम चिन्ह के ज्ञान का भी पता चलेगा, आपकी प्रबुद्धता का, है ना, बुद्धिमत्ता का, इनका भी पता चलेगा कि बच्चा बड़ी ही समझदारी से पढ़ाई करता है। ठीक है, आगे है
विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। यहाँ निर्देशक चिन्ह भी आ रहा है ना, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। जब विवरण दिया जाता है, वर्णन किया जाता है, आप निबंध वगैरह लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, बड़ा सा बिंदु डालते हैं, है ना, कल पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो उसके बाद में ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। ठीक है। कोष्ठक चिन्ह, ये भी चिन्ह सब इनके साथ साथ बताए हुए हैं। विवरण चिन्ह दिखा रखा है, कोष्ठक चिन्ह कोष्ठक बना रखा है। वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्ठक में लिखा जाता है। वाक्य के बीच में कोई पद या शब्द ऐसे आए हैं जिनको हमें और स्पष्ट भी करना है, कभी कभी कोष्ठक में उसका अर्थ भी लिख दिया जाता है ताकि पढ़ने वाले को स्पष्ट हो जाए, है ना। जो लेखक या कहने वाला जो होता है या लिखने वाला जो होता है, वह अपनी बात को स्पष्ट है या खोल करके बताना चाहता है, समझाना चाहता है, तो अपनी बात या शब्द कहने के साथ ही कोष्ठक में उसको स्पष्ट रूप से लिख देता है। अब जैसे यहाँ है, यहाँ चारों वेदों को की महत्ता बताई है, तो चारों वेदों लिखने के बाद उसने वेदों के नाम इसमें बता दिए, चारों वेदों के नाम, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से उस बात को स्पष्ट करने के लिए चारों वेदों के नाम को और बता दिया, है ना, ताकि उसको अलग से वाक्य में नहीं बताया और बीच वाक्य के बीच में ही कोष्ठक में लिख दिया, तो उनका ये उद्देश्य पूरा हो जाता है, उस बात को विशेष रूप से स्पष्ट रूप से समझाना, है ना। कभी कभी किसी शब्द का अर्थ भी शब्द ऐसे ही बता देते हैं, हमेशा नहीं होता है ऐसा कि हर शब्द का अर्थ कोष्ठक में बताया जाता है। ये लिखने वाले पर निर्भर करता है कि वह अपने बात को किस से ढंग से व्यक्त करना चाहता है या हाथों हाथ उसको समझा देना चाहता है, तो वह कोष्ठक में इस से बात लिख देता है। ठीक है। अगला 11वां है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद चिन्ह, बीच में बना हुआ है ना, कितना सुंदर सा निशान है, तीर की जैसा, तीर, उल्टा तीर, उल्टा तीर तो नहीं है ये, बस हाँ ये जैसा वैसा ही सुंदर है। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद या विवरण चिन्ह भी कहते हैं या कहा जाता है। तो लिखते समय हम जब कुछ लिख रहे हैं, जल्दबाजी में लिख रहे हैं, या वैसे ही भी किसी भी कारण से कोई शब्द छूट जाता है, वाक्य हमने लिख दिया और शब्द छूट गया और हमें तत्काल पता चल गया या बाद में पढ़ने पर पता चला कि कोई शब्द यहाँ छूट गया है, तो उस शब्द को हम वाक्य में ऊपर लिख देते हैं और नीचे जहाँ पर छूटा हुआ शब्द होता है उसी स्थान पर ये चिन्ह लगा दिया जाता है। इस चिन्ह को देकर के पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप ऊपर की तरफ पढ़ लेता है। आई बात समझ में। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि चिन्ह भी लगाते हैं और उस शब्द को नीचे लिखते हैं, वाक्य के नीचे लिखते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण है, श्रेया माता पिता के साथ गई, कहाँ गई थी, बाजार। हमने पढ़ा कि भी ये शब्द भूल गए थे, अब नीचे वाक्य लिखा हुआ है, उसी को सही करके श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई, तो ये चिन्ह लगाया वहाँ और ऊपर बाजार लिख दिया। और कई बच्चे क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं बाजार को नीचे लिखेंगे तो पढ़ ही नहीं पाते, मतलब एक दोबारा लौट करके उस वाक्य को पढ़ना पड़ता है कि नीचे लिखा हुआ तो नीचे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, फिर बाद में वापस उसको वाक्य को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो हम चिन्हों का प्रयोग बहुत ढंग से करें, है ना। कई बार बच्चे सन वगैरह जो लिखते हैं 1900, 1923 या 2023, तो वाक्य में जहाँ सन आता है सन को लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, वो लाइन के नीचे लिखते हैं। लाइन के नीचे भी क्या, वो हिंदी वाली हिंदी लिखते हैं हम, तो उसमें भी और नीचे, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार उसको वाक्य के साथ पढ़ना है तो आप ऊपर लिखेंगे तो उस वाक्य के साथ पढ़ा जाएगा, और जब नीचे लिख दिया तो उस नए नीचे वाले वाक्य के साथ पढ़ा जाएगा। ऐसे भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो इरिटेट होता है पढ़ने वाला। तो आप इस तरह की गलतियां न किया करें। ठीक है। अब है संक्षेप सूचक चिन्ह, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, है ना। कुछ शब्द होते हैं जो प्रचलित हो जाते हैं, है ना, जिनके बारे में सभी जानते हैं, तो उस शब्द को हम पूरा न लिख करके जल्दी जल्दी से या छोटे में लिखने के लिए, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे, वह शब्द अगर बार बार भी आ रहा हो तो उसको संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस संक्षेप सूचक चिन्ह का। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा दिया जाता है। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। संक्षेप सूचक सूचक संक्षेप सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह, जैसे BA लिखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स न लिख करके BA लिख दिया। डॉक्टर अनुष्क शर्मा, तो डॉक्टर पूरा न लिखा, डॉक्टर डॉ लिख करके बिंदु लगा दिया, या थोड़ा सा बड़ा सा गोला बना देते हैं गोल गोल। पंडित राम स्वरूप शर्मा, तो पंडित के बाद में लिख दिया, क्योंकि ये शब्द प्रचलित की भी पै लिख करके ऐसे बिंदु लगा तो इसका मतलब पंडित होता है, डॉक्टर होता है, BA होता है। और भी कई सामाजिक लिखते हैं तो सामा लिख करके लिख दिया। संबंधित लिखने के लिए भी हम स लिख करके, जैसे संबंध में तो स लिख करके बिंदी लगा दी और समझ जाते कि यहाँ ये संबंध लिखा हुआ है। ऐसे कई शब्द हैं जो बहुत प्रचलित होते हैं, हमारी जबान पे होते हैं, तो उनको हम संक्षेप में लिख देते हैं ताकि हमारा समय बचता है और सामने वाले को समझ में आ जाता है।
तो आपको ये सारे विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप इन्हें पुनः पढ़िए, एक एक बार अपनी तरफ से वाक्य बना करके या कोई पाठ पढ़ डालिए, ताकि हाथों हाथ ये चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस लेसन को पढ़ाया, मतलब इस प्रकरण को हमने पढ़ा, तो इसमें भी इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।